पोस्टल ज्ञान क्लासेस की ओर से आयोजित इस विशेष डीप डाइव में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी सभी को नमस्कार। ये जो लेक्चर है ये विशेष रूप से पोस्ट ऑफिस विभागीय प्रमोशनल परीक्षाओं, खास तौर पर एलडीसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। बिल्कुल एलडीसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा दिया जा रहा है। तो आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान का विकास, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सही कहा। और देखिए ये कोई साधारण इतिहास का पाठ नहीं है। मतलब ये उन महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार सफर है जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। एकदम सही बात है। और इस विषय की गहराई में जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ परीक्षाओं के लिए रटने वाली चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल। अगर हम इसे एक नागरिक के तौर पर देखें तो ये हमारे अधिकारों और हमारी पूरी व्यवस्था को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के हर एक पॉइंट पर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम संविधान शब्द की ही बात करें तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूचर शब्द से हुई है। हाँ, जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना या व्यवस्थित करना, है ना। मतलब अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ये वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़े संगठन या किसी मल्टीनेशनल कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक रूल बुक या मैनुअल की जरूरत होती है। बिना मैनुअल के तो सब अपनी मर्जी चलाएंगे। वही तो, और फिर कंपनी डूब जाएगी। इसी तरह देश को चलाने के लिए भी नियमों की जरूरत होती है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि एक औपनिवेशिक व्यवस्था के भीतर भारतीयों ने अपने लिए नियमों की मांग कैसे शुरू की। हाँ, ये अचानक तो नहीं हुआ होगा। जी नहीं। पोस्टल ज्ञान के नोट्स के मुताबिक ये चर्चा 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत स्वराज विधेयक से शुरू होती है। जी, गरम दल और नरम दल वाले संदर्भ में। हाँ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और एक रोचक तथ्य ये भी है कि वैलेंटाइन चिरोल नाम के एक अंग्रेज ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कह दिया था। क्योंकि वे अधिकारों की मांग कर रहे थे जो अंग्रेजों के लिए अशांति थी। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने भी आवाज उठाई। और फिर 1934 में जाके जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग रख दी। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जब हम अपनी तरफ से मांग कर रहे थे तब ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए नियम बना रही थी। हाँ, उनके अपने अलग एक्ट आ रहे थे, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। इसी एक्ट के जरिए जो पद बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जी। और वॉरेन हेस्टिंग्स इस नए पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बने। केंद्रीकरण की शुरुआत। और इसी एक्ट से भारत में न्यायिक व्यवस्था की भी शुरुआत हुई। कलकत्ता में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बिल्कुल, जिसमें दीवानी, फौजदारी, नौसेना और धार्मिक मामलों की सुनवाई होती थी। तो मैं श्रोताओं के लिए पूछना चाहूंगा कि उस समय इस कोर्ट की संरचना कैसी थी? मतलब कितने जज होते थे? पोस्टल ज्ञान नोट्स में इसका बहुत स्पष्ट आंकड़ा है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे ना? जी। और बाकी 3 जजों के नाम थे चेम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। क्या बात है। इसके कुछ सालों बाद ही 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। हाँ, और यहीं से द्वैध शासन या डायरकी की शुरुआत हुई। मतलब अंग्रेजों ने शक्तियों को बांट दिया था। बिल्कुल। राजनीतिक मामलों के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया और जो उनके वाणिज्यिक या व्यापारिक मामले थे उनके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया। राजनीति अलग और व्यापार अलग। और फिर जब हम 1833 के चार्टर एक्ट पर आते हैं तब तो चीजें पूरी तरह बदल गई। जी, क्योंकि इस एक्ट के आते आते कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह खत्म कर दिए जाए। और केंद्रीकरण इतना बढ़ गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अब सीधे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले ऐसे गवर्नर जनरल बने। एक और बहुत जरूरी पॉइंट है, 1833 वाले एक्ट में सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया गया था। हाँ, और जब सिविल सेवा का जिक्र आता है तो एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी। पहले भारतीय सिविल सेवक सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये तथ्य परीक्षाओं में बहुत काम आता है। चलिए अब हम प्रतिनिधित्व और सुधार के उन अधिनियमों की तरफ बढ़ते हैं जो 20वीं सदी की शुरुआत में आए। जी, जैसे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। हाँ, लॉर्ड मार्ले उस वक्त राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वॉइसरॉय। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर सीधे 60 कर दी गई।
संख्या तो बढ़ी, लेकिन इस एक्ट की सबसे बड़ी बात कुछ और थी। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है। मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये क्यों कहा जाता है उन्हें? क्योंकि उन्होंने ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। मतलब एक तरह से धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति शुरू हो गई थी। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति। इसके 10 साल बाद 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसमें भारत में द्वैध शासन प्रणाली जी। और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, मतलब 2 सदनों वाली व्यवस्था शुरू हुई। जी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव भी था। इसी सुधार के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। सच में ये उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। और नोट्स में ये भी है कि मतदान की आयु उस समय 21 वर्ष तय की गई थी। बिल्कुल। और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। तो संस्थाएं आकार ले रही थीं। अब यहाँ पर हमारे श्रोताओं के लिए पोस्टल ज्ञान इंटरैक्टिव क्विज का समय है। अरे वाह, क्विज टाइम। हाँ, क्योंकि ये सवाल परीक्षाओं में सीधे सीधे आते हैं। तो पहला सवाल है, 1927 में जो साइमन कमीशन बना और जो 1928 में भारत आया, उसका इतना उग्र विरोध क्यों किया गया? मैं बताऊं इसका जवाब? बिल्कुल। इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। एकदम सही जवाब। और अब दूसरा सवाल, साइमन कमीशन के विरोध में जो लाठीचार्ज हुआ था, उसमें किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय जी की। बिल्कुल सही। ये दोनों ही जवाब ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अहम है, क्योंकि इसी विरोध और दबाव का नतीजा था कि अंग्रेजों को 1935 का भारत सरकार अधिनियम लाना पड़ा। हाँ, जिसे आप एक तरह से मिनी संविधान का दर्जा दे सकती हैं। बिल्कुल दे सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत था। इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां शामिल थीं। जबकि अगर हम आज के समय की बात करें तो हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। तो सोचिए उस दौर में 10 अनुसूचियां होना कितनी बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। और इसी अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। और दिल्ली में फेडरल या संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई, और जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसे खत्म कर दिया गया। जी, इसके बाद तो आजादी की ओर कदम बहुत तेजी से बढ़े। सीधा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ गया। हाँ, जिसकी टाइमलाइन बहुत दिलचस्प है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव रखा गया और सिर्फ 14 दिन बाद 18 जुलाई को इसे स्वीकृति भी मिल गई। क्या स्पीड थी। और फिर माउंटबेटन योजना का जिक्र आता है। जी, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लागू हुई, जिसने विभाजन की रूपरेखा तय की। और इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अलग-अलग अधिराज्य बन गए। बिल्कुल। यहाँ एक छोटा सा तथ्य मैं जोड़ दूं कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। सही कहा। अब आजादी तो मिल गई, लेकिन असली काम तो अब शुरू होना था। हमारा अपना संविधान बनाने की अद्भुत प्रक्रिया, जिसके लिए 1946 में ही कैबिनेट मिशन आ चुका था। इस मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। जी, और इसी कैबिनेट मिशन के तहत हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की बैठकें भी बहुत ऐतिहासिक रही हैं। जैसे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए। और फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। बिल्कुल, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल गई। श्रोताओं को ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय और पैसा लगा। ये आंकड़ा बहुत विशाल है। पूरा संविधान बनने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और खर्चा कितना आया उस जमाने में? लगभग 64 लाख रुपए। और इस विशाल कार्य में संवैधानिक सलाहकार की जिम्मेदारी सर B.N. राव निभा रहे थे। लेकिन जो सबसे अहम समिति थी, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके बिना तो ये काम असंभव था। जी, अगस्त 1947 में ये समिति बनी और इसके अध्यक्ष थे
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े कुछ बहुत ही रोचक तथ्य पोस्टल ज्ञान के नोट्स में हैं, जैसे उनका जन्म महू, इंदौर में हुआ था। और उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। एक और बहुत ही शानदार ट्रिविया है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, गोलमेज सम्मेलनों के बारे में। जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर उन चुनिंदा लोगों में से थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे, 1930, 31 और 32 में। जबकि महात्मा गांधी केवल दूसरे सम्मेलन में शामिल हुए थे, जो कि 1931 में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। खैर, इस सब मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकार किया गया, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब 26 नवंबर को ये अंगीकार हो गया, तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का इंतजार क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में 26 जनवरी के ही दिन को पूर्ण स्वराज या आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था। उसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए ये तारीख चुनी गई। अरे वाह, ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। और जब ये लागू हुआ, तब इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। जी। और नोट्स के मुताबिक जो 9वीं अनुसूची है, वो बाद में 1951 के पहले संविधान संशोधन के जरिए जोड़ी गई, जो भूमि सुधार से जुड़ा था। बिल्कुल सही। अब संविधान की बात हो रही है, तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाए जाने की बात भी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। 22 जुलाई 1947 को हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था, तिरंगा। हाँ। और एक रोचक तथ्य ये है कि इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था, और इसमें जो श्वेत रंग है वो शांति का प्रतीक है। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। और राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड तय की गई। जी। यहाँ एक विशेष टैगोर ट्रिविया भी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में उनकी रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या बात है। और उसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और राष्ट्रपति की बात उठी है तो याद दिला दूं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही हैं। सही कहा। अब अगर हम संविधान निर्माण की प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों पर एक नजर डालें, तो ये काफी व्यवस्थित था। हाँ, मैं तेजी से सूची बता देती हूँ। संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति और प्रक्रिया नियम समिति, इन तीनों की कमान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। और संघीय संविधान समिति तथा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति तथा मौलिक अधिकारों की समिति का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। प्रारूप समिति तो हम बता ही चुके, अम्बेडकर जी के पास थी। जी। और चर्चा को समेटते हुए मैं लौह पुरुष सरदार पटेल जी से जुड़े कुछ अद्भुत तथ्य साझा करना चाहूंगी। जी। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत के एकीकरण में उनका सबसे बड़ा हाथ था। बिल्कुल। और आज उनकी याद में गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ी है, 182 मीटर ऊंची प्रतिमा। जी, जिसके वास्तुकार रामवी सुतार हैं। और गुजरात का जिक्र आया है तो नोट्स में एक अनोखा तथ्य है कि साबरमती नदी के किनारे बसे अहमदाबाद को भारत की बस्टन सिटी कहा जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत कम लोग जानते होंगे। देखिए, हमने कितने सारे फैक्ट्स कवर किए। मैं श्रोताओं को याद दिला दूं कि पोस्टल ज्ञान क्लासेस सोमवार से शनिवार शाम 7 से 8 बजे तक चलती हैं। जी। और जो भी लोग LDCE और अन्य विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये नोट्स एकदम सटीक और बहुत ही उपयोगी हैं। बिल्कुल, एकदम टू द पॉइंट जानकारी। आज की चर्चा काफी विस्तृत रही, लेकिन अंत में मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई ऐसा विचार छोड़ें जिस पर वे खुद सोच सकें। जरूर। देखिए, आज हमने जिस 1951 के पहले संशोधन का जिक्र किया था, वो सिर्फ एक शुरुआत थी। मैं ये कहना चाहूंगी कि संविधान कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। ये बदलता रहता है। जी, यह एक जीवित दस्तावेज है जो समाज की जरूरतों के साथ बदलता है। सोचिए, जिन लोगों ने 1950 में इसे बनाया था, क्या उन्होंने कभी कल्पना की होगी कि आने वाले दशकों में डिजिटल निजता या इंटरनेट के अधिकार भी इसी संविधान की व्याख्या का हिस्सा बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं सोची होगी। तो आप लोग भी सोचिए कि आप अपने आसपास के अधिकारों को किस तरह विकसित होते देख रहे हैं। ये विचार करने वाली बात है। बहुत ही गहरा सवाल है ये। खैर, पोस्टल ज्ञान क्लासेस का ये लेक्चर देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षाओं की तैयारी के लिए जुड़े रहें पोस्टल ज्ञान क्लासेस के साथ।